92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी जिंदगी हूँ मैं, बिना किसी एड ब्रेक के। सुबह नींद खुली तो सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। मैंने साइड टेबल पे रखा मोबाइल उठाया और टाइम देख के ऐसे चिहुका जैसे सांप के ऊपर पैर रख दिया हो। 9:30, माय गॉड। आज 10 बजे मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। रात को नीलू को बता दिया था, इसलिए अलार्म लगाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। और दिनों तो नीलू 7:30 बजे तक मुझको उठा ही देती थी। खैर, अब ये सोचने का वक्त नहीं था। मुझको ऑफिस के लिए देर हो रही थी, बल्कि देर हो चुकी थी। मैंने झटके से रज़ाई किनारे की और करीब करीब कूदते हुए बिस्तर से उतर के बाथरूम में घुस गया। अगले 5-7 मिनट में नहा धो के बाथरूम से बाहर आ चुका था, लेकिन नीलू का अब भी पता नहीं था। और दिनों की तरह उसने मेरे कपड़े भी निकाल के बाहर नहीं रखे थे। नीलू आमतौर पे ऐसी लापरवाही करती नहीं थी, लेकिन आज उसकी इस हरकत पे मुझको झुंझलाहट हो रही थी। नीलू, कहाँ हो यार? कम से कम मेरी टाई तो निकाल दो अब। मैंने झुंझलाते हुए नीलू को आवाज दी और उसके आने से पहले ही अलमारी में अपने कपड़े टटोलने लगा। ग्रे सूट के साथ किस रंग की टाई? आसमानी शर्ट के साथ कौन सी टाई? इन सवालों से अब तक साबका नहीं पड़ा था, इसलिए इनके जवाब भी मुझको पता नहीं थे। बस जल्दबाजी में जो मिला वही कपड़े पहन के ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी प्रिया ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। गुड मॉर्निंग सर। मैं बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। हालांकि इस बात पे मुस्कुराया जा सकता था, लेकिन जिंदगी में मुस्कुराना अब इतना कम हो गया है कि समझ ही में नहीं आता कि कब मुस्कुराना चाहिए और कब नहीं। मीटिंग में देर से पहुंचने पे फाइनेंसर ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जिस नज़र से उन्होंने मुझको देखा वो कुछ कहने से कम भी नहीं था। दिन भर एक के बाद एक मीटिंग्स, पर शाम को जब मैं ऑफिस से निकला तो हवा में उड़ रहा था। एक विदेशी फाइनेंसर मेरे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने को तैयार हो गया था। बस कुछ ही दिनों की बात थी। मेरी डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी का मेरा काम, मेरी अपनी कंपनी शुरू होने वाली थी। मैं उड़ के नीलू के पास पहुंच जाना चाहता था, उसको हवा में उछल के खबर सुनाना चाहता था, उसके चेहरे पे खिलने वाली मुस्कान को देखना चाहता था। लेकिन घर पहुंचा तब भी नीलू नहीं दिखी। थोड़ा अजीब लगा। 3 साल 2 महीने की हमारी शादीशुदा जिंदगी में आज तक कोई दिन नहीं था जब ऑफिस से लौटते ही नीलू ने मेरे सामने चाय न पेश की हो। मैंने हर कमरे में झांक के देखा, लेकिन नीलू कहीं नहीं थी। उसका इंतजार करते करते जब 8:30 बज गए तो मैं घबरा गया। उसको फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ था। कॉलोनी के पार्क, आसपास के बाजार, सब जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। कहीं अपने किसी दोस्त के घर। मैंने अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश की, लेकिन नीलू की किसी दोस्त का नाम याद नहीं आया। थोड़ा गुस्सा, थोड़ी कोफ्त, लेकिन सबसे ज्यादा शर्म आ रही थी मुझे खुद पे। 1 साल की जान पहचान और 3 साल की शादी के बाद मैं इतना भी नहीं जान पाया था कि नीलू किससे मिलती है, किसके घर आती जाती है, उसके दोस्त कौन कौन हैं। लुटा पिटा सा मैं घर लौट आया। घर के खाली कमरे जैसे खाने को दौड़ रहे थे। मेरा शरीर बेजान हो चुका था, समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या। यूं ही सोफे पे गिर गया। मेरी नजर साइड टेबल पे फूलदान के नीचे से फड़फड़ा रहे एक कागज पे पड़ी। मैंने कागज बाहर खींच लिया। नीलू का ही खत था, मेरे लिए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए नीलू का खत खोला। लिखा था, डियर आदित्य, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुम जैसे टैलेंटेड और मेहनती इंसान का सपना पूरा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इस सफर में बहुत थक गए होगे ना। अब थोड़ा रुको, थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, सोचो कुछ छूट तो नहीं गया। मैं जा रही हूं आदित्य। कहां ये नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझको यकीन है तुम मुझको ढूंढ लोगे। जब आओ तो मेरे लिए ये चीजें लेके आना। वो किताब जिसकी आंखें बोलती हैं, वो फूल जो खिला तो नहीं है लेकिन अब भी महक रहा है, वो ताबीज जिसमें किसी की दुआ छुपी हुई हो। समझ में नहीं आया ना? आएगा, बस दिल से सोचो। और तुम्हें पता है ना कहां आना है? सूरज की पहली किरण, याद है ना? जल्दी आओ, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है।
जब मिलोगे तब दूंगी, नीलू। नीलू का खत पढ़ के मेरा दिमाग झन्ना गया। कल तक तो अच्छी भली थी, पर अचानक ये क्या सनक सवार हो गई थी इसको। पहले ही कम टेंशन है क्या? नया नया काम है, एक हफ्ते में फाइनेंसर्स को पहले डिजाइन दिखाने हैं। अभी मुझको नीलू की जरूरत है और वो ऐसे पहेलियां बुझा रही है। अरे हद होती है बचपने की। मुझको नीलू पे जितना गुस्सा आ रहा था उतनी झुंझलाहट भी हो रही थी खुद पे। नीलू के घर पे फोन किया। जैसा कि उम्मीद थी, वो अपने घर पे नहीं थी। मेरे घर सवाल ही नहीं उठता। नीलू से शादी के बाद मेरा घर कहाँ रह गया था। उससे बचकानी हरकतों की उम्मीद मुझको हमेशा रहती थी। कभी ऐलान कर देती कि आज खाना गार्डन में खाएंगे, और पूरी की पूरी रसोई बाहर गार्डन के कोने में पहुंचा देती। कभी छत पे सोने की जिद लेके बैठ जाती। शादी के पहले भी ऐसी थी वो, शादी के बाद भी बदली नहीं। लेकिन आज तो हद हो गई थी, घर छोड़ के चली गई। कहीं नीलू नाराज तो नहीं है? 2 दिन पहले मैंने बारिश में कार की खिड़की खोलने पे उसको डांट दिया था। थोड़ा नाराज भी हुई थी, लेकिन बाद में तो उसका मूड ठीक भी हो गया था। एक बार फिर मैंने उसका खत निकाल के पढ़ा। खत में भी नाराजगी जैसा तो कुछ नहीं था। खत को फोल्ड करके मैंने एक मेज की दराज में डाला और लेट गया। परेशान होने की कोई बात नहीं है, नीलू 1-2 दिन में खुद ही आ जाएगी, मैं खुद को समझा रहा था। लेकिन टेंशन कम नहीं हुई। अगली सुबह मैं मुश्किल से ही ऑफिस जा पाया। दोपहर तक काम में डूबा रहा, लेकिन मन नहीं लगा। मेरा सारा गुस्सा अपने जूनियर्स पे निकल रहा था। मेरे सामने वैसे ही सब डरे सहमे रहते थे, आज तो भीगी बिल्ली बन के बैठे थे। जैसे तैसे काम निपटा के शाम को घर लौटा। दिन भर कुछ खाया भी नहीं था। भूख लगी थी, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। टीवी ऑन किया, सोफे पे ही लेट गया। अपने घर आने से कोई ना बोलता है क्या? टीवी देखते देखते पता नहीं कब आंख लग गई और कब सुबह हुई। रोज ऑफिस से आके देर रात तक कंप्यूटर पे काम करना पड़ता था, इसलिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती थी। लेकिन आज सुबह सूरज निकलने के पहले ही नींद खुल गई। मैं रजाई को सरका के बाहर बरामदे में आया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। हवा जैसे मुझको मीठी थपकियां देने लगी। बागीचे से फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। पहली बार मैंने गौर से अपने बागीचे को देखा। नीलू ने याद शहर डेवलपमेंट अथॉरिटी की इस बंजर जमीन को पता नहीं कब एक खिलखिलाते बागीचे में बदल दिया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। बागीचे में खिले हर फूल से नीलू का खिला हुआ चेहरा झांक रहा था, और बीच में था एक हिरन। सचमुच का नहीं, हरी झाड़ को हिरन के आकार में काट छाट के उसने बिल्कुल हिरन जैसा बना दिया था। ठीक वैसा ही जैसा बड़े बड़े पार्कों में होता है। यहां तक कि उसकी आंखें भी बिल्कुल असली लग रही थीं। कई सालों बाद इन पलों को कैमरे में कैद कर लेने का दिल मचल उठा। मैं अंदर गया, अलमारी में धूल खा रहे कैमरे को निकाला और एक के बाद एक कई तस्वीरें खींच ली। लग रहा था जैसे बरसों की कोई भूख शांत हो रही हो। कई फोटो खींच लेने के बाद मैं जब यूं ही उन फोटोग्राफ्स को देख रहा था तो अचानक चौंक गया। एक फोटो में झाड़ियों वाले हिरन की आंखें थीं, सिर्फ आंखें। मैं भाग के फिर अंदर आया। दराज में से नीलू का खत निकालने लगा। जल्दबाजी में मेज पे रखा कीमती फूलदान गिर के टूट गया, लेकिन मुझको उसकी चिंता नहीं थी। मैंने खत खोला। नीलू की लिखी पंक्तियां फिर मेरे सामने थीं, और अब की बार शायद उनका मतलब भी। 3 साल में पहली बार मैंने ऑफिस से छुट्टी ली। अपना कैमरा उठाया और निकल पड़ा उन आंखों की तलाश में। कई साल पहले जब मैं जीना जानता था, जब फोटोग्राफी मेरा जुनून हुआ करता था, जब मैं दिन भर फोटोग्राफी और रात भर पढ़ाई किया करता था, नीलू से तब नई नई पहचान हुई थी। प्यार की शुरुआत ही थी। एक दिन नीलू और मैं मेरे फ्लैट के सामने वाले पार्क में गए थे। मैं पीठ के बल लेटा हुआ था और नीलू अपलक डूबते हुए सूरज को देख रही थी, जैसे किसी जाने वाले को विदा कर रही हो। कुछ अलग से भाव थे उसकी आंखों में। मैंने अपना कैमरा उठाया और उसकी आंखों को कैमरे में कैद कर लिया। नीलू ने चौंक के मेरी ओर देखा और फिर मेरे कैमरे की ओर। ओह, तो तुम फोटोग्राफर भी हो? दिखाओ तो जरा क्या खींचा। नीलू ने कहने के साथ ही मेरे हाथ से कैमरा छीन लिया।
फूल पत्तों की, उगते डूबते सूरज की, गांव के गलियों की, खूबसूरत नज़ारों की सैकड़ों तस्वीरें थी मेरे कैमरे में। लेकिन नीलू की नज़र अटकी एक फोटो पर, एक बूढ़ी अम्मा की आंखों पर। अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए हमें एक दिन वृंदावन में बिताना था। वहां रह रहे बुजुर्गों को कुछ तोहफा देना था। मैंने ऐसी एक बुजुर्ग औरत की मुलाकात उनके बेटे से कराई थी। बेटे को सामने देख के कुछ रोती कुछ हंसती हुई उनकी झुर्रियों भरी आंखें हमेशा के लिए मेरे जहन में कैद हो गई थीं। जिस तस्वीर को नीलू गौर से देख रही थी वो मेरी भी पसंदीदा तस्वीर थी। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि बोलने के लिए शब्दों की जरूरत होती है। ये आंखें देखो ना आदित्य, कितना कुछ कह रही हैं। नीलू ने उस तस्वीर को देख के कहा, तुम्हें भी ऐसे लगता है ना? 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। मैं किलक के बोला और दौड़ के अपने फ्लैट से अपना लैपटॉप उठा लाया। छोटे बच्चे जैसे अपना नया खिलौना अपने दोस्तों को दिखाने के लिए मचलते हैं, वैसे ही मैं नीलू को वो तस्वीरें दिखाने के लिए मचल रहा था जो आमतौर पर किसी को नहीं दिखाता। कंप्यूटर के एक फोल्डर में ऐसी ही कई तस्वीरें मैंने संभाल के रखी हुई थीं। सबका फोकस आंखें थीं और हर नजर कुछ कह रही थी। नीलू को सारी तस्वीरें बहुत पसंद आईं। तुम इनको किसी अच्छी मैगजीन में छपने के लिए क्यों नहीं भेजते? नीलू ने तस्वीरें देखते हुए कहा। नीलू, मैं इन फोटोग्राफ्स को किताबों की शक्ल में छापूंगा जब 100 फोटो हो जाएंगी तब। मेरे फोल्डर में उस वक्त 86 तस्वीरें थीं। अब शायद 88 हो गई होंगी। 4 साल हो गए उस बात को। तो क्या मैं जिंदगी में इतना आगे निकल आया हूं कि ये बातें पिछली सदी की महसूस होती हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंदगी ही आगे बढ़ गई हो और मैं कहीं पीछे, बहुत पीछे छूट गया हूं? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मैं समझ गया था कि नीलू मुझसे वही किताब पूरी करवाना चाहती थी। उसका ये खेल अब अच्छा लगने लगा था। मैं भूल ही गया था ऑफिस को, मेरे काम को। मैं अब जिंदगी को याद रखना चाहता था। लेकिन नीलू की दूसरी पहेली, फूल जो खिला नहीं पर महक रहा है, क्या मतलब हो सकता है इसका? जवाब के लिए मुझको फिर से अपने अंदर झांकना था। मेरी फेवरेट रात की रानी, गुलाब की कलियां तो नहीं? नीलू का फेवरेट फूल है गुलाब। नहीं नहीं, नीलू ऐसा गिफ्ट नहीं मांग सकती। कुछ अलग सोचना होगा। अप्रैल फूल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, इतना वक्त क्यों लगा मुझको ये समझने में? मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और पंकज को फोन लगा दिया। पंकज, मेरे बचपन का दोस्त। कभी मैं कहता था हम दोस्त नहीं भाई हैं, और अब खुद भी याद नहीं कितने वक्त से उससे बात ही नहीं हुई। हेलो पंकज, मैं आदित्य बोल रहा हूं, मैंने कहा। दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। पंकज हमारे पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाता है। शुरू में वो अक्सर घर पे आ जाता था और मैं उसको वक्त नहीं दे पाता था। उसने एक बार शिकायत की तो मैंने जता दिया कि एक जनरल स्टोर में काम करने और एक बड़ी कंपनी में ऊंचा ओहदा संभालने में क्या अंतर है। उस दिन के बाद खुददार पंकज कभी मेरे घर नहीं आया। नीलू कभी कभी उससे बात कर लेती थी, पर मुझको कभी फुर्सत नहीं हुई। सॉरी यार, गलती हो गई, अब माफ करेगा या लगाऊं 2 लाफे? मैंने अपना दोस्ती वाला चोला फिर ओढ़ लिया था। लाफे लगा ले भाई, इस बहाने तुझसे मुलाकात तो होगी। पंकज भी अपनी रौ में आ गया। फिर शुरू हुआ पुरानी यादों का सिलसिला। मुझे याद नहीं कितनी बार मैं ठहाके मार के हंसा, कितनी बार मेरी आंखें भर आईं। बस इतना याद है कि इतना खुश मैं बहुत सालों के बाद हुआ था। पंकज के बाद आशीष, फिर गिल्लू, फिर राशिद। अपनी डायरी से ढूंढ ढूंढ के मैंने अपने पूरे गैंग को फोन किया और शाम को खाने पे घर बुला लिया। शाम को ही प्लान बना उस फूल तक जाने का जो अब भी महक रहा था। मैंने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली और 3 दिन बाद हम उस जगह पे थे जहां से हमको अपनी यात्रा शुरू करनी थी, लोटस रॉक के पास। इस चट्टान को इनाम हमने ही दिया था। लोटस रॉक बिल्कुल कमल के फूल की तरह दिखती थी। इसके सिरे पे एक छोटा सा गोल मैदान था जो नीचे से देखने पे दिखता नहीं था। इस चट्टान के ऊपर खड़े होकर लगता था जैसे हम दुनिया के टॉप पे पहुंच गए हों। कॉलेज के दिनों हम पांचों हर साल एक बार यहां जरूर आया करते थे। आखिरी बार जब यहां आए थे तब भी वादा किया था कि अगले साल फिर आएंगे। वो अगला साल इस बार पूरे 5 साल बाद आ रहा था।
इस बार भी हमने अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, किताबें वगैरह सब घर पे छोड़ दी। क्रिकेट किट, बैडमिंटन, लूडो और ढेर सारा राशन लेके अपने फेवरेट पिकनिक स्पॉट पे पहुंच गए। पिछले 5 सालों में कहाँ कुछ बदला था। पंकज अब भी उतना बेसुरा गाता था, आशीष अब भी बड़ी बड़ी फेंकता था, राशिद को रोटी बेलना अब भी नहीं आया था, मिर्च खा के गिल्लू की आंख में अब भी आंसू आ जाते थे, और मैं अब भी उतना ही मस्त मौला था। मैंने मन ही मन नीलू को याद किया, सोचा कि अगली बार नीलू को भी यहां लेके आऊंगा। अब मुझे जल्दी से जल्दी नीलू से मिलना था, लेकिन सबसे मुश्किल पहेली अभी सुलझानी बाकी थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। दोस्तों को विदा करके, उनको फिर से न भूल जाने का वादा करके मैं अगले रास्ते पे चल पड़ा, मेरे घर का रास्ता। नीलू से मेरी शादी ने मेरे लिए रास्ता बंद कर दिया था। दादाजी अपनी मर्जी से लिए मेरे इस फैसले को पचा नहीं पाए थे, और मैं उनको मनाने के बजाय उन पे अपना फैसला थोपता रहा। माँ भी नाराज थी। पापा और दादी शायद मान जाते, लेकिन दादाजी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नई नवेली दुल्हन नीलू घर के आंगन में सर झुकाए खड़ी थी, शायद रो रही थी। मैं उसको इस घर में लेके आया था, खुद का अपमान सह लेता, लेकिन उसके खिलाफ कुछ कैसे सुन सकता था। हमारे बिना 2 कौड़ी की हैसियत नहीं तुम्हारी, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर इसको जहां से लेके आए थे वहीं छोड़ के आओगे, देख लेना। दादाजी ने अपना फैसला और धमकी एक ही वाक्य में सुना दी थी। मैं इधर दादाजी से बहस कर रहा था और उधर दादी नीलू के पास पहुंच गई। नीलू की आंखों तक आ गए घूंघट को उन्होंने जरा ऊपर उठाया और थोड़ी देर तक उसको देखती रही। नीलू ने दादी के पैर छुए तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अपने बाएं हाथ पर हमेशा बंधे रहने वाले काले रंग के उस लॉकेट को खोला और नीलू की हथेली पे रख दिया। तभी दादाजी हांफते हुए आए और झटके से लॉकेट नीलू के हाथ से छीन लिया। ये लड़की इस घर की बहू नहीं है, दादाजी ने कहा। तो सुन लीजिए दादाजी, ये मेरा घर भी नहीं है, मैंने भी अपने तेवर बनाए रखे। नीलू का हाथ खींच के मैं उसको ले आया। नीलू मुड़ मुड़ के दादी की ओर, अपने ससुराल की ओर देखती रही। जिंदगी फिर नए सिरे से शुरू हो गई। पहले नौकरी, फिर तरक्की, फिर सुख सुविधाएं, फिर अपनी पोजीशन। मैं काम में डूबता चला गया। मैं शायद वो रह ही नहीं गया था जिसको नीलू ने प्यार किया था। नीलू ने मुझसे प्यार करना फिर भी नहीं छोड़ा, और आज सिर्फ उसी की वजह से मैं खुद अपने आप से मिलने की हिम्मत कर पाया था। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी आंगन में उतरी हुई थी जब मैं अपने घर पहुंचा। घर के बाहर वाला 60 वॉट का बल्ब जल रहा था। अंदर से माँ और दादी की आवाज आ रही थी। पापा शायद अभी अभी बाजार से सब्जी लाए थे और शायद आज भी हरा धनिया लाना भूल गए थे। दादी और माँ पापा की खिंचाई कर रहे थे। पापा खिसियाते हुए बहाने बना रहे थे। दादाजी शायद बैठक में बैठे शाम का अखबार पढ़ रहे थे। मैंने हिम्मत बटोरी और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। दादाजी की आंखें अखबार में ही गड़ी हुई थी, लेकिन उनके कान कोने में बैठी दादी और माँ की ओर लगे हुए थे। वो मुंह छुपा के कभी कभी मुस्कुरा भी देते थे। दादाजी, मैंने धीरे से उनको आवाज लगाई। दादाजी ने सर उठा के मेरी ओर देखा। हैरानी की एक हल्की सी लकीर उनके चेहरे पे उभरी, फिर एक सपाट खामोशी छा गई। माँ, पापा और दादी मुझको देखते ही मेरी ओर लपके, लेकिन दादाजी ने हाथ के इशारे से उनको रोक दिया। मैंने अपना बैग कंधे से उतारा और दादाजी की ओर बढ़ने लगा। दादाजी ने अपनी नजरें ऐसे फेर लीं जैसे मुझको देखा ही ना हो। मैं उस कुर्सी के पास पहुंचा जहां दादाजी बैठे हुए थे। घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया और अपनी दोनों हथेलियां उनके आगे फैला दी। बचपन में हर गलती पे दादाजी मुझको ऐसे ही सजा देते थे। अपने हाथ की छड़ी को जोर से ऊपर ले जाते थे। चोट के डर से मैं आंखें बंद कर लेता था और दादाजी छड़ी मेरी हथेलियों पर हल्के से छुआ भर देते थे। फिर भी दादाजी की उस छड़ी से मैं थर थर कांपता था। मुझको अपने सामने ऐसा बैठा देख के दादाजी की आंखों में आंसू आ गए।
चट्टान की तरह हमारे घर को संभालने वाला वो शख्स आज बर्फ की तरह पिघल गया था, बहुत कमजोर पड़ गया था। दादाजी ने अपना कांपता हाथ मेरे सर पर रख दिया। यह घर हमेशा से मेरा ही था। पता नहीं क्यों मैं अब तक ये एक कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पूरा घर अब अपनी बहू का इंतजार कर रहा था। मैंने दादी से उनका वो लॉकेट मांगा और नीलू को अपने घर वापस लाने के लिए घर से निकल गया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। नीलू से मिलने के लिए मैंने जैसे अपने पैरों में पंख लगा लिए थे। मैं उसी पल उसके पास पहुंच जाना चाहता था। मुझे लगा था मेरा कामयाब होना जरूरी है, अपना काम सबसे पहले है। लेकिन नीलू के जाने के बाद एहसास हुआ कि उसका होना मेरे लिए कितना जरूरी है, कि मैं उसके बिना कितना अधूरा हूं, कि उसके बिना किसी भी कामयाबी का कोई मतलब ही नहीं है। पिछले एक हफ्ते में मुझको मेरे फाइनेंसर बैनर्जी का न जाने कितनी बार फोन आ चुका था। मैं टालता रहा, लेकिन इस बार मुझको बहाना नहीं बनाना था। मिस्टर आदित्य, डिजाइन्स पे काम करना शुरू कर दिया ना आपने? बैनर्जी ने पूछा। अभी नहीं मिस्टर बैनर्जी, मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे हूं, उसके बाद देखता हूं। मैंने बड़े शांत स्वर में कहा तो बैनर्जी साहब भड़क गए। व्हाट डू यू मीन भाई, बाद में देखते हैं? आपने वादा किया था एक हफ्ते में सारे डिजाइन्स तैयार हो जाएंगे। बैनर्जी ने रौब दिखाते हुए कहा। किया था बैनर्जी साहब, लेकिन एक वादा मैंने किसी और से भी किया था। मेरे लिए वो वादा निभाना ज्यादा जरूरी है, मैंने कहा, और बैनर्जी ने जवाब सुने बिना फोन काट दिया। अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं तय करना मैं सीख गया था। मैंने किताब छपवाने के लिए रखी फोटोग्राफ्स की एल्बम निकाली, दादी का दिया हुआ लॉकेट संभाला और अपनी 4 साल पुरानी वही जीन्स और टी शर्ट पहन ली जिसको पहन के मैंने नीलू से पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था, और जिसको पहनना अब मुझको अपने स्टेटस के खिलाफ लगता था। कुछ और सामान एक छोटे से बैग में भर के मैं नीलू की नानी के गांव पहुंच गया। नीलू की नानी के इस गांव में हमने अपनी जिंदगी के कुछ बेहद यादगार लम्हे गुजारे थे। शादी से भी पहले एक बार नीलू मुझको घुमाने के लिए यहाँ लाई थी। इतनी खूबसूरत जगह मैंने इससे पहले कभी देखी नहीं थी। हम घंटों गांव की गलियों में घूमते थे, नदी में पत्थर फेंक के उससे निकलने वाली लहरें गिनते थे। हम दोनों को तो शायद पता भी नहीं था कि नीलू की नानी ने ही पहली बार हमारे बीच के प्यार को महसूस किया था। उन्होंने ही मुझको प्यार का इजहार करने की हिम्मत दिलाई थी। एक दिन हम दोनों सुबह सुबह नदी पे पहुंच गए थे। सूरज की ताजी ताजी किरणों से नदी का पानी नारंगी दिख रहा था। आदि तुम्हें नहीं लगता कि जैसे दुनिया यहीं से शुरू होती हो, जैसे सूरज की पहली किरण यहीं आके पड़ती हो? नीलू ने नदी की खूबसूरती में खोए हुए कहा था। मुझे लगता है कि हमको अपनी नई जिंदगी भी यहीं से शुरू करनी चाहिए। मैंने धड़कते दिल से आखिरकार उसको अपने दिल की बात कह दी थी। आज इतने साल बाद नीलू से यही बात कहने के लिए मुझको उतनी ही हिम्मत जुटानी पड़ रही थी। सूरज अभी निकला नहीं था। मैं नदी के किनारे पहुंचा तो नीलू नदी के पानी को एक टक देख रही थी। मेरी आहट पे भी उसने पलट के नहीं देखा। मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। नीलू ने पानी की ओर देखते देखते ही अपनी उंगलियां मेरे हाथों में फंसा दी। मैंने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी फोटो एल्बम उसकी ओर बढ़ा दी। पूरी 100 है, मैंने कहा। उसने मुस्कुरा के मेरी ओर देखा। मैंने दादी का दिया हुआ लॉकेट उसकी बाईं बाह पे बांध दिया। नीलू ने प्यार से उस लॉकेट को छुआ और फिर अपने आंसू छुपाने के लिए नजरें फेर ली। और मेरा गिफ्ट? मैंने शरारती मुस्कान से कहा। बेटा, पापा को बोलो उनका गिफ्ट हमेशा उनके पास ही था। नीलू ने अपने उभरे हुए पेट पे हल्के से हाथ रखते हुए उसी शरारत से जवाब दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।